नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम दिवाली से दिवाली तक में। मैं हूं पंकज मटपाल और इस दिवाली के शुभ अवसर पर आपको, आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दिवाली से दिवाली तक कार्यक्रम में मैं कुछ फंड्स की बात करूंगा जो इस वक्त जिस तरह का माहौल है, इक्विटी मार्केट की बात की जाए जहां पर काफी उतार चढ़ाव बना हुआ है, और साथ ही यदि बात करें गोल्ड और सिल्वर की तो हमने एक रिकॉर्ड तेजी यहां पर देखी है। और ऐसे में किस तरह के फंड्स आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर गोल्स के लिए सूटेबल हो सकते हैं, उन पर हम करेंगे चर्चा। तो दिवाली से दिवाली तक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस दिवाली पर आप इन्वेस्ट करें और अगली दिवाली पर आप उम्मीद करें कि वहां पर आप प्रॉफिट बुक करेंगे, बल्कि इस वक्त जो फंड्स मैं सजेस्ट करूंगा, मेरा मतलब यह है कि इन फंड्स में यदि आप अब से लेकर अगली दिवाली तक निवेश करते रहें, निवेश करें, तो लंबे वक्त में ये फंड्स वेल्थ क्रिएशन में, आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मददगार साबित हो सकते हैं। आज मैं आपको 5 फंड्स यहां पर बताऊंगा, लेकिन आखिर में जो फंड बताऊंगा उसकी चर्चा अक्सर कम होती है और ये फंड आपके पोर्टफोलियो में बड़ा चेंज ला सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है और गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में क्या करें? तो मेरे हिसाब से यदि आप डायरेक्टली गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने की बजाय एक ऐसे फंड में करें जहां पर आपको गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन तो मिल सके, लेकिन एलोकेशन कितना होना चाहिए ये आप ना तय करें, बल्कि फंड मैनेजर के ऊपर इसको आप छोड़ दें। और साथ ही इक्विटी में भी आपको एक्सपोजर मिले, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है, चाहे शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव की संभावना वहां पर बनी रहे। तो मल्टी असेट एलोकेशन फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर आपको मल्टीपल असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। तो सभी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स एक जैसे नहीं होते हैं। यदि हम बात करें सेबी का जो मैंडेट है उसके हिसाब से, तो फिर एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में मिनिमम 3 असेट क्लासेस होना जरूरी है और हर असेट क्लास में मिनिमम 10% एलोकेशन होना चाहिए। लेकिन यदि हम बात करें फंड्स की, तो कुछ फंड्स में आप देखेंगे कि इक्विटी एलोकेशन ज्यादा होता है, जबकि कुछ फंड्स में आप देखेंगे कि इक्विटी एलोकेशन कंपैरेटिवली कम हो सकता है, लेकिन यहां पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो फंड हाउसेस अपनी स्कीम को कैसे मैनेज करेंगे ये वो डिसाइड करते हैं। तो ये मानते हुए कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स अलग से भी होंगी या आप अलग से इन्वेस्ट करेंगे, तो हम एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर इक्विटी एलोकेशन भले ही कम हो, लेकिन आपको दूसरे एसेट क्लासेस में ज्यादा एक्सपोजर मिल सके। और ऐसे में मेरे हिसाब से व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। इस स्कीम का जो एसआईडी है, यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, उसके अकॉर्डिंग इक्विटी और डेट में जो एलोकेशन है वो मिनिमम 10% और मैक्सिमम 8% तक हो सकता है। वहीं यदि गोल्ड और सिल्वर की बात की जाए तो ये मिनिमम 10% और मैक्सिमम 50% तक रह सकता है। वहीं यदि हम रीट्स और इनविट्स की बात करें तो ये एलोकेशन अप टू 10% रह सकता है। पर यदि देखा जाए तो ये स्कीम इक्विटी में एलोकेशन 35% टू 65% के बीच अक्सर मेंटेन करती है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जब गोल्ड और सिल्वर में ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो ये स्कीम गोल्ड में या सिल्वर में एलोकेशन बढ़ा सकती है। तो क्योंकि यहां पर इक्विटी एलोकेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो ऐसे में गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्ट करने का स्कोप बढ़ जाता है। और मैंने देखा भी यहां पर कि इस स्कीम का एलोकेशन गोल्ड में अच्छा रहा है, जिसकी वजह से इस स्कीम ने ऐसे वक्त पर जब गोल्ड में अच्छी रैली रही, परफॉर्मेंस भी अच्छी दिखाई है। यदि हम बात करें स्कीम में कैपिटल गेन टैक्स की, तो क्योंकि ये स्कीम इक्विटी एलोकेशन 35% और 65% के बीच मेंटेन करेगी, तो इस तरह की स्कीम्स में बेसिकली जो अभी के नियम हैं टैक्स के, उसके हिसाब से यदि
यूनिट्स अलॉटमेंट के विद इन 2 ईयर्स उन्हें रिडीम किया जाता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होता है, जो कि इन्वेस्टर के स्लैब रेट के हिसाब से लगता है। लेकिन यदि 2 साल तक यूनिट्स को होल्ड करने के बाद उन्हें रिडीम किया जाता है तो जो भी कैपिटल गेन्स होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहलाएगा और उसके ऊपर 12.50% के रेट से कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। हालांकि भविष्य में नियम बदल सकते हैं, पर आज की तारीख में यदि बात करें तो ये स्कीम इस हिसाब से टैक्स एफिशिएंट हो जाती है। तो ये तो बात हुई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की। पर यदि हम बात करें प्योर इक्विटी फंड की तो एक डाइवर्सिफाइड फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और फ्लेक्सी कैप फंड मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस यहां पर मानी जा सकती है। और उसकी वजह यह भी है कि जब हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में लार्ज कैप फंड्स या फिर निफ्टी 50 की बात की जाए तो यहां पर रिटर्न्स नेग्लिजिबल रहे हैं, पर यदि हम बात करें स्मॉल कैप और मिड कैप की तो अभी भी नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में यदि ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट किया जाए जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी कि फंड मैनेजर्स डिसाइड कर सकें कि कहां उन्हें एलोकेशन कम करना है, कहां ज्यादा करना है, किस तरह के मार्केट सेगमेंट में, तो फ्लेक्सी कैप एक अच्छी कैटेगरी यहां पर मेरे हिसाब से बनती है। और यदि हम बात करें स्कीम की तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड मेरे हिसाब से एक सही चॉइस है। अब इस स्कीम का जिक्र मैंने क्यों किया, इसकी 2 वजह हैं। एक तो परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी, दूसरी जो वजह है वो ये है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। ऐसे वक्त पर जब करीब करीब सभी फंड हाउसेस ने अपने इंटरनेशनल फंड्स में नया सब्सक्रिप्शन बंद किया हुआ है, तब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए आपको इंटरनेशनल स्टॉक्स में थोड़ा एक्सपोजर मिल सकता है। अब फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए आपको एक्सपोजर तो मिल सकता है सभी तरह के मार्केट कैप्स में, सभी तरह के सेक्टर्स में, लेकिन यहां पर क्योंकि मिड कैप में, स्मॉल कैप में या लार्ज कैप की बात की जाए तो कितना एक्सपोजर होगा ये फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं। पर यदि आप चाहते हैं कि एक फंड आपके पोर्टफोलियो में ऐसा भी हो जहां पर हर वक्त पर थोड़ा एक्सपोजर लार्ज कैप में, थोड़ा एक्सपोजर मिड कैप में हमेशा रहे, तो लार्ज एंड मिड कैप एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर मिनिमम 35% एलोकेशन लार्ज कैप में और मिनिमम 35% एलोकेशन मिड कैप में होना जरूरी है। बाकी का बचा 30% उसे फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मेरी चॉइस का फंड होगा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। हालांकि पास्ट रिटर्न से फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं मिलती है, लेकिन यदि हम बात करें इस फंड की तो मेरे हिसाब से ये इस कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड्स माना जा सकता है। अब बात हो गई कि एक फंड ऐसा हो जहां फ्लेक्सिबिलिटी है अक्रॉस द मार्केट कैप इन्वेस्ट करने की, एक फंड ऐसा जहां पर लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में एक्सपोजर की गारंटी है, पर यदि साथ में स्मॉल कैप भी चाहिए और वो भी अलग से आपको स्मॉल कैप फंड नहीं लेना है, क्योंकि इस वक्त पर हम देख रहे हैं कि जो वैल्यूएशंस हैं स्मॉल कैप के वो थोड़े एक्सपेंसिव दिखाई दे रहे हैं, पर फिर भी लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि स्मॉल कैप में वेल्थ क्रिएशन का बेटर स्कोप होता है। तो मल्टी कैप फंड मेरे हिसाब से एक सही चॉइस है और मल्टी कैप कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड एक ऐसा फंड है जिसकी परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट देखी गई है। हालांकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि पास्ट रिटर्न्स आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस, लेकिन यदि मेरी चॉइस की बात की जाए तो मल्टी कैप फंड में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस मानी जा सकती है। और आप जानते होंगे कि मल्टी कैप फंड में मिनिमम 25% इन लार्ज कैप, मिनिमम 25% इन मिड कैप और मिनिमम 25% इन स्मॉल कैप एलोकेशन मेंटेन करना जरूरी होता है। तो किसी भी वक्त पर आप देखेंगे कि हर तरह के मार्केट सेगमेंट में आपका एक्सपोजर होगा और बाकी बचा 25% वो फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कहां पर उन्हें इसे एलोकेट करना है। और अब मैं आखिर में बात करूंगा एक ऐसे फंड की जिसकी चर्चा अक्सर कम होती है। आप जानते हैं कि सेक्टरल फंड या थीमेटिक फंड में ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म करने की क्षमता होती है, यानी कि यदि सही थीम चुनी जाए
सही समय पर, तो फिर ब्रॉडर मार्केट से बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद रखी जा सकती है, लेकिन यहां पर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी समस्या यह है कि यह समझ में नहीं आता कि किस वक्त पर किस थीम में एंट्री करनी चाहिए और कब वहां से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब वो थीम प्ले आउट हो चुकी होती है तब अधिकतर इन्वेस्टर्स वहां पर एंट्री करते हैं, जो कि सही समय होता है एग्जिट करने का। लेकिन यदि आपने एंट्री सही समय पर कर भी ली लेकिन एग्जिट नहीं कर पाए, तो फिर जो प्रॉफिट बना वो भी चला जाता है। तो ऐसे में एक फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड, एफओएफ, यानी कि एक ऐसा फंड जो कि एक नहीं बल्कि मल्टीपल थीमेटिक फंड्स में आपको एक्सपोजर दिलाता है। तो इस स्कीम के जरिए आपको मल्टीपल थीम्स में एक्सपोजर तो मिलता ही है, साथ में फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज का आपको फायदा मिलता है, यानी कि फंड मैनेजर ये डिसाइड करते हैं कि कब किस थीम में एंट्री करनी है और कब यहां से उन्हें एग्जिट करना है। तो यदि आप देखेंगे इस स्कीम को किस तरह से मैनेज किया गया है, तो आप पाएंगे कि यहां पर जो सेक्टर्स रोटेशन हुआ है वो काफी हद तक सही समय पर हुआ है और इसका फायदा इस स्कीम की परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है। यदि हम इस वक्त पर इस स्कीम का पोर्टफोलियो देखें तो इस स्कीम के पोर्टफोलियो में है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत कंजम्पशन फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एफएमसीजी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड। यानी कि आप एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड, जो कि फंड ऑफ फंड है, उसमें इन्वेस्ट करके मल्टीपल थीमेटिक फंड्स में एक्सपोजर पा रहे हैं। यदि आप अलग अलग इतने थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारी स्कीम्स हो जाएंगी, पर यहां पर एक फंड ऑफ फंड आपने लिया है और आपको मल्टीपल फंड्स में एक्सपोजर मिल जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे कहा कि कब थीम में एंट्री करनी है, कब वहां से एग्जिट करना है, यह आपको डिसाइड नहीं करना होगा, ये डिसाइड करेंगे फंड मैनेजर। तो आज मैंने आपको डिफरेंट कैटेगरीज के 5 मेरी चॉइस के फंड्स बताए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आपको, आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका निवेश आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो, ये मेरी शुभकामना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।